Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. In today's video, we will be solving May-June 2019 paper, which is of 1 hour. Code is 5054 variant 12. So let's start. Our first question. Which reading is given to 1/10 of a millimeter? 1/10 of millimeter means 1 over 100, which means 0.01. This is to डेसिमल प्लेस। ठीक है, 1/10 ऑफ मिलीमीटर का मतलब होता है 1/100। क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में और ये मिलीमीटर में, तो मैं कन्वर्जन बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर, तो 1/10 ऑफ मिलीमीटर में कितने होंगे? 100 मिलीमीटर, यानी 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसलिए 2 डेसिमल प्लेस में हमारा आंसर आता है। अब हम मैच कर लेते हैं जो ऑप्शन हमारे पास गिवन है। 3.3 डेसिमल के बाद देखना है, डेसिमल के बाद होने चाहिए 2 नंबर। यहाँ पे 1 है तो ए इसलिए इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर देखते हैं डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं, बिल्कुल हैं 3 और 1, तो ये 2 डेसिमल प्लेस हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है, ये इसलिए इनकरेक्ट हो गया, ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे भी 3 है। राइट, सी इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। A woman runs 2 kilometers from X to Y in 20 minutes and then rests at Y for 10 minutes. She then takes 10 minutes to run 1.6 kilometers from X to Y. ठीक है, what is the size of her average velocity? Average velocity मांग रहा है for the journey from X to Z. ठीक है, ये 1.6 किलोमीटर, ये 2.4, ये 2 किलोमीटर। तो उसने कहा है कि X से Y तक उसको लगे 20 मिनट्स। ठीक है, और Y पे उसने रेस्ट किया कितना? 10 मिनट्स। She then takes 10 minutes to run 1.6 किलोमीटर from X to Y. X to Y पे उसने कितना जो है वो टाइम लिया? दोबारा 10 मिनट्स ही लिए। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी, वी लिख रहा हूं यहाँ पे, इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, मैं पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको फर्क बता देता हूँ। अगर कोई जो है रास्ता ऐसा है जो कि जिगजैग या एनीवेन है, ये कहलाएगा आपका डिस्टेंस। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है यानी बिल्कुल स्ट्रेट, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है एक्स से वाई तक, तो फाइनल डिस्टेंस जो होता है ये हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने में हम फाइनल यानी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया हमारा फाइनल 2.4। टोटल टाइम कितना लगा? एक्स से वाई तक इसको लगे थे 20 मिनट्स, यहाँ पे इसने रेस्ट किया 10 मिनट्स का, और फिर दोबारा 10 मिनट्स ये इसको वाई से एक्स में जाने में लगे। तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस 20 40 मिनट्स हो गया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी मिनट्स में लिखा हुआ है तो इसलिए हम मिनट्स में रख देते हैं। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2.4 डिवाइड किया 40 से 0.06 किलोमीटर पर मिनट। गॉट इट? सो ये कहाँ लिखा हुआ है? ए में लिखा हुआ है, ए विल बी आवर आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। A cyclist traveling in a straight line at 8 meter per second accelerates to 12 meter per second in a time of 6 seconds. Which expression gives the cyclist acceleration? Acceleration का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये जो बाद में लिखी हुई है ये होती है फाइनल वेलोसिटी, जो पहले लिखी हुई है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी। 12 में से माइनस किया 8, फाइनल माइनस इनिशियल, ओवर टाइम कितना गिवन है यहाँ पे? 6। ठीक है, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ए गलत हो गया, बी सी भी गलत, डी में बिल्कुल ऐसा सेम लिखा हुआ है।
So D will be our answer. Let's jump to question number 12. The diagram shows the distance time graph of a for a moving object. ठीक है. What is the moving object? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ये डिस्टेंस की टाइम. अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे. ग्रेडियंट की शेप आपको याद होनी चाहिए. ऐसे ऐसे इसको नोट करिएगा. ये होता है पॉजिटिव इंक्रीजिंग. यहाँ पे पॉजिटिवली इंक्रीज होता है. ये होता है पॉजिटिव डिक्रीजिंग. यहाँ पे पॉजिटिवली डिक्रीज होता है. ये होता है हमारा नेगेटिव इंक्रीजिंग. इसी तरह ये होता है नेगेटिव डिक्रीजिंग. ये आपको शेप जो है वो याद होने चाहिए. अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल जीरो है ना, स्ट्रेट लाइन है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो होता है स्पीड. तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, स्पीड हमारी बिल्कुल जीरो है बिकॉज स्ट्रेट लाइन है. अब बात कर लेते हैं इस वाले शेप की. तो यहाँ पे आगे जरा मैच कीजिए कि ये शेप कहाँ मैच हो रहा है. इससे हो रहा है? नहीं. इससे भी नहीं हो रहा. इससे भी नहीं हो रहा. ये शेप जो पॉजिटिव डिक्रीजिंग है, ये शेप इसके साथ से बिल्कुल फिट है. तो यहाँ पे हमारी डिसेलेरेशन हो रही है, पॉजिटिव डिसेलेरेशन हो रही है, इंक्रीजिंग नहीं हो रही. यहाँ पे स्पीड डिक्रीज हो रही है. आगे देखते हैं. व्हाट द मूविंग ऑब्जेक्ट, किस बारे में ये ग्राफ है. अ बॉल मूविंग, अ बॉल थ्रू वर्टिकली अपवर्ड्स एंड फॉलिंग बैक टू द टावर. तो थ्रोअर, सॉरी. अच्छा, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस तरह का ग्राफ होगा क्योंकि पहले अपवर्ड्स गया फिर फॉलिंग बैक नीचे आ रहा है. तो ये ऐसा ग्राफ ये वाला नहीं होगा इसका. ए इनकरेक्ट हो गया. बी में लिखा. अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है बी टिक करते हैं. अब मैं पढ़ के बताता हूँ पहले. अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्पीडिंग अप एंड मूव अवे फ्रॉम द ट्रैफिक सिग्नल. ट्रैफिक सिग्नल से जब दूर जाएगी और लिखा हुआ है यहाँ पे स्पीडिंग अप, तो ऑब्वियसली इसकी स्पीड इंक्रीज होगी ना. तो स्पीड इंक्रीज का हमने ग्राफ कौन सा पढ़ा हुआ है, ये होता है ग्राफ. मगर यहाँ पे इसका ऑपोजिट बना हुआ है, यानी डिसेलेरेशन है ना, इसलिए भी ये गलत हो गया. आपको थोड़ा वर्ड्स पे गौर करना होगा. सीम लिखा है अ रॉक ड्रॉप फ्रॉम हाई क्लिफ फॉलोइंग इनटू द सी बिलो. गलत. डी में लिखा हुआ ट्रेन ब्रेकिंग टू अ हॉल्ट एंड एज इट स्टॉप्ड एट अ स्टेशन. बिल्कुल ठीक है. फॉर एग्जांपल ये एक ट्रेन जा रही है, तो जब इसका स्टेशन आएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता रुकेगी. रुकेगी रुकेगी फिर अचानक से ये ब्रेक लगाएगी, तो बिल्कुल ये इसकी लाइन सीधी हो जाएगी. यहाँ पे भी ऐसी है. पहले स्पीड में आ रही होगी, फिर इसने ब्रेक लगाया आहिस्ता आहिस्ता, इसका ब्रेक जो है वो लगने की वजह से स्पीड हल्की हुई, यानी डिसेलेरेशन हो गई. फिर ये एज अ रिजल्ट जीरो हो गई स्पीड. सी इज द बेस्ट आंसर and D is the best answer. D will be our correct answer as well. Let's move to question number 5. Four of gravitational forces that act between body in the solar system are listed below. आगे लिखा हुआ है which two forces are Newton's third law pair action and reaction. ठीक है, यानी एक्शन भी हो और रिएक्शन भी हो. पी में लिखा हुआ है द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू अर्थ. मून पे फोर्स लग रही है अर्थ की वजह से. ठीक है. क्यू में लिखा हुआ है द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू सन. अर्थ पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से? सन की वजह से. आर पे फोर्स लग रही, आर में क्या लिखा हुआ है कि द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून. अर्थ पे फोर्स लग रही है मून की वजह से. इस तरह एस में लिखा हुआ है द फोर्स ऑन मून ड्यू टू सन. अब यहाँ पे दो सिमिलर या दो ऑपोजिट और इक्वल कौन से रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन है? क्या पी में मून पे लग रही है अर्थ की वजह से, ये एक चीज हो गई. अच्छा, अब इसका पेयर बनाते हैं क्यू के साथ. द फोर्स ऑन अर्थ एंड सन. यहाँ पर सन आ गया, वहां तो मून लिखा हुआ था, इसलिए पी गलत हो गया. यहाँ पे आर में लिखा हुआ द फोर्स ऑन अर्थ ड्यू टू मून. वहां पे मून पे लग रही थी अर्थ की वजह से, यहाँ पे अर्थ पे लग रही मून की वजह से. हाँ, ये आंसर हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन दोनों हैं. एस पे लिखा हुआ द फोर्स ऑन द मून ड्यू टू सन. नहीं, यहाँ पे अर्थ और सन था, यहाँ पे मून और सन है, तो ये भी मैच नहीं कर रहा. तो पी एंड आर विल बी आवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 6. A parachutist of mass 660 kg falls at a steady speed, यानी कांस्टेंट स्पीड है, ये बात याद रखिएगा, of 10 मीटर पर सेकेंड.
The gravitational field strength G is 10 Newton kg. What is the upward force acting on the parachutist? जो अपवर्ड फोर्स है वो हमें बतानी है पैराशूटिस्ट पे क्या लग रही है। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल बंदा नीचे आ रहा है पैराशूट से, इसके हाथ में ये है पैराशूट, थोड़ा अजीब सा बना है। अच्छा, ये पैराशूट से नीचे उतर रहा है, दो फोर्सेस लगेंगी इसके ऊपर, एक एयर रेजिस्टेंस, दूसरा ऑब्वियसली इसका वेट। अच्छा, अब उन्होंने कहा हुआ है स्टेडी स्पीड, इसका मतलब हमने एक मशहूर जमाने चीज पढ़ी है यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से, तो वो यही बात हो रही है यहाँ पे। टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस और वेट जो होते हैं हमारे बराबर हो जाते हैं, या फिर एयर रेजिस्टेंस और वेट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से स्पीड हमारी कांस्टेंट हो जाती है या स्टेडी स्पीड हो जाती है, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है अगर वेलोसिटी के टर्म से बात करें तो एयर रेजिस्टेंस और वेट एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्पीड हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। तो हमने एयर रेजिस्टेंस का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है और हमसे मांग रहा है फोर्स, तो हम क्या करते हैं कि वेट निकाल लेते हैं, वेट की वैल्यू आ जाएगी तो वो ऑब्वियसली एयर रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो वेट का तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, डायरेक्टली वेट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, वेट इक्वल्स टू mg। व्हाट इज मास हियर 60, व्हाट इज ग्रेविटी हियर 10, आवर आंसर विल बी 600 न्यूटन। ठीक है, डी विल बी आवर राइट आंसर। यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस और वेट बराबर होगा। ठीक है, 7 पे आते हैं। अ फोर्स मूव्स बॉक्स अप थ्रू अ रफ स्लोप, बॉक्स को वो यूं मूव कर रही है, एक फोर्स है इस तरह। द डायग्राम शोज फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स, व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द बॉक्स। अच्छा, अब ये केस है स्लाइडिंग का। दो होते हैं, एक रोलिंग का और होता है स्लाइडिंग, फ्रिक्शन का और होता है रोलिंग का। यहाँ पे स्लाइडिंग का है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है, डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की इस तरफ है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर इस तरफ है ऑब्जेक्ट की, तो फ्रिक्शन यानी ऑपोजिट फोर्स किस तरफ लग रही होगी, इस तरफ। ठीक है, ये होती है हमारी फ्रिक्शन। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा होता है उसके ऑपोजिट लग रही होती है फ्रिक्शन फोर्स। अब उन्होंने कहा हुआ है कि अब जा रहा है, मतलब सी से ए की तरफ जा रहा है, सही है, तो ए से सी की तरफ आएगी फोर्स जो होगी हमारी फ्रिक्शन। तो इस हिसाब से हमारे सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए की तरफ जा रही है, वापस आएगी जो सी की तरफ फोर्स लग रही है इसकी। ठीक है, अच्छा रोलिंग का भी मैं बता देता हूँ। अगर कोई व्हील है वो यूं मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में व्हील मूव कर रहा है, ये होता है रोलिंग। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए हैं। आगे मूव करते हैं 8 पे। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट P इज ग्रेटर देन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट Q। ठीक है, P का मास ज्यादा है ऑब्जेक्ट Q से। द ऑब्जेक्ट कंटेन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मैटर एंड हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ मोशन, विच रो इज करेक्ट। अच्छा, मास क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, दिस इज मास। जितना ज्यादा मैटर होगा उतना ज्यादा मास होगा। ग्रेटर मैटर उन्होंने बताया भी था कि पी पे होगा, पी तो ए या बी में से हमारा कोई ना कोई आंसर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर रेजिस्टेंस टू चेंज टू मोशन, चेंज ऑफ मोशन की बात हो गई ग्रेटर रेजिस्टेंस की, तो इसमें कॉन्सेप्ट याद कीजिए, हमने पढ़ा था एक इनर्शिया का। इनर्शिया का इसमें कॉन्सेप्ट लगा है, जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उससे उतना ही मुश्किल होगा मूव करने के लिए, सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार है, वो आसानी से मूव कर रही है, अब ट्रक को टर्न करने में ज्यादा मुश्किल होगी ना, तो ये बात होगी। तो इनर्शिया और मास का क्या रिलेशन हुआ आपस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे जब ग्रेटर अमाउंट ऑफ मास है तो ग्रेटर अमाउंट ऑफ इनर्शिया भी पी में ही होना चाहिए, यहाँ पे क्यों लिखा हुआ जिसकी वजह से बी गलत हो गया। ए विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। Four objects of different masses are situated in places with different gravitational field strengths। यहाँ पे different gravitational field strengths हैं। अच्छा, आगे कह रहा है which object has the greatest weight। आसान क्वेश्चन है।
ग्रेटेस्ट वेट की बात करें सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, वेट इक्वल्स टू mg का, मास कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 10.4, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 10.4 से, हमारे पास आंसर आता है 31.2, इसका वेट आ रहा है 31.2। इसी तरह यहाँ पर आते हैं, क्या करते हैं, मास 3.5 था, मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, 3.5 को मल्टीप्लाई किया ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, सो हमारे पास आंसर आता है 33.25। इसी तरह सी को देखते हैं, सी में क्या लिखा हुआ है 4 इंटू 10.2, इसमें हमारे पास क्या आंसर आता है, इसमें हमारा आंसर आता है 40.8। ठीक है, इसी तरह डी में क्या है 4.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो आएगी 40.5। सो एनालाइज करें कि वेट सबसे ज्यादा कहां पर आ रहा है, सी में आ रहा है 40.8। दिस विल बी आवर आंसर, दिस वाज इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। A uniform meter rule is balanced by 4 Newton weight as shown। ठीक है, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 50 है, ये 100 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, 100। और द वेट W ऑफ द मीटर रूल, मीटर रूल का वेट बताना है क्योंकि W यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा वेट है। अब आगे इसको देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, तो इसमें क्या होता है क्लॉकवाइज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो लग रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसी तरह ये जो फोर्स है हमारी ये है क्लॉकवाइज, डब्ल्यू है क्लॉकवाइज। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर, फोर्स 1 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 1 इक्वल्स फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस 2। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितनी थी 4, डिस्टेंस है यहाँ पे पिवट से हमेशा मेजर करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 10 इक्वल्स टू 4, हमें पता नहीं है डब्ल्यू है, डिस्टेंस पिवट से मेजर करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का, क्योंकि हमें डब्ल्यू तक चाहिए 50, वेट की वैल्यू आएगी 0.8 न्यूटन। तो इसको अगर हम करते हैं राउंड ऑफ तो 1 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, 1 न्यूटन का लिखा हुआ है ए में, ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 11 पर आते हैं। अ लार्ज हुक sticks into a pencil. The hook and pencil are balanced on the edge of a table as shown, where the center of mass and hook, सेंटर ऑफ मास ऑफ हुक एंड पेंसिल, इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो टेबल पे होगा, क्योंकि टेबल पे प्लेस है, जैसे कि ऊपर भी लिखा हुआ है ऑप्शन ए में। अच्छा, एक बात बताना भूल गया कि सेंटर ऑफ मास वहां होता है, मास ग्रेटेस्ट होता है जहां पर उतना ही स्टेबल ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जितना स्टेबल ऑब्जेक्ट होगा उतना ही सेंटर ऑफ मास ज्यादा होगा। अब देखिए मैं आपको इस तरीके से समझाता हूँ, ए में मास कम है जबकि सी में मास ज्यादा है। अगर से हम लार्ज हुक की बात करते हैं, मगर यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, मगर अगर सिर्फ हम लार्ज हुक की बात करें तो आपके साथ साथ सेंटर ऑफ मास क्या होना चाहिए, ए या सी? बिल्कुल ठीक बताया, सी होना चाहिए, क्योंकि सी में मास ज्यादा है और ए में मास कम है, हमें यहाँ से भी दिख रहा है। दैट इज वाई हमारा आंसर सी होता, अगर वो लार्ज हुक की बात करता है तो। खैर इस केस में दोनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पर उसने बात की है पेंसिल की, जो पेंसिल की नोक है, जो टेबल है इस तरफ, वो बनाएगी सेंटर ऑफ मास, और हुक का भी सेंटर ऑफ मास ये होगा। सो बी विल बी द राइट आंसर। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अंडर द ऑब्जेक्ट या अंडर द पेंसिल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 की तरफ। द डायग्राम शोज अ ग्राफ ऑफ लोड अगेंस्ट एक्सटेंशन फॉर अ मटेरियल एट विच पॉइंट इज द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, जहां पर लोड और एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना रुक जाए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं बोलेंगे इसको, ये कहेंगे कि नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ए ऐसा पॉइंट है जिसके बाद से ये जो लाइन है कर्व होना स्टार्ट हो गई है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहे लोड और एक्सटेंशन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। A length of metal wire is made from a radioactive isotope of a metal
द डायग्राम shows masses suspended from the end of the wire. ये वायर है हमारा, ये masses है। आगे लिखा है द masses are removed from the wire. ये masses यहाँ से हट गए, सिर्फ वायर बच गया हमारा। फिर लिखा हुआ विच प्रॉपर्टी चेंजेस, हाफ ऑफ आइसोटोप, हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप, हाफ लाइफ की तो बात ही नहीं है आइसोटोप, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, बिल्कुल ये सेंसिबल ऑप्शन है ही। बी में लिखा हुआ लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर चेंज हो सकती है क्योंकि जब यहाँ मास होंगे तो लेंथ हमारी स्ट्रेच हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगी यहाँ पे मासेस की वजह से। अच्छा एक्सटेंशन हो, अब जब मासेस हमने हटा दिए क्योंकि यहाँ पे भी लिखा हुआ है रिमूव, तो लेंथ छोटी हो जाएगी, ठीक है, ये बात ठीक लिखी हुई है। जहां तक बात है सी की, तो मास ऑफ द वायर लिखा हुआ है तो मास नेवर चेंजेस। डी में लिखा हुआ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, नहीं गलत लिखा, ऐसा भी नहीं हो। 14 इज अबाउट यूट्यूब मैनोमीटर विच इज आउट ऑफ सिलेबस, सिलेबस से निकल चुका है अब हमारे। 15 पे आते हैं, द प्रेशर ऑन द गैस कंटेन ए सील सिरिंज इज स्लोली डबल, प्रेशर जो है हमारा डबल हो गया। अच्छा वॉल्यूम ऑफ द गैस हाफ्स, प्रेशर डबल है तो वॉल्यूम कम हो गया। व्हाट मस्ट बी ट्रू अबाउट द डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। अच्छा अब प्रेशर, हम पहले पढ़ते हुए भी आ रहे हैं ये बात, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली लिंक्ड होते हैं, क्योंकि देखें जब यहाँ पे प्रेशर डबल हुआ तो वॉल्यूम हाफ हो गया ना, इसका मतलब इनवर्सली लिंक्ड है। ये कब होता है, व्हेन टेम्परेचर इज व्हाट कांस्टेंट, राइट। ये जब होता है जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, इनवर्सली लिंक्ड के तब होते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, तो ऐसे तो सीधा सीधा आंसर सी हो जाता है हमारा, मगर हम सेटिस्फाई करने के लिए दूसरी स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हैं। अब बात हो रही है डेंसिटी की, डेंसिटी इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ द गैस हाफ्स, वॉल्यूम हमारा कम हो गया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, तो दैट इज वाई सी विल बी द राइट आंसर। 16 एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड, ऊपर की तरफ उठाया गया है ऑब्जेक्ट को, which expression gave the increase in gravitational potential energy of the object। gravitational potential energy का अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो क्या है, एम जी एच। ऑप्शन ए में कह रहा मास इज मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी का तो जिक्र ही नहीं है यहाँ पे, ये गलत हो गया। बी में लिखता है वो मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का भी कोई यहाँ पे कहानी नहीं है, इसलिए बी भी गलत हो गया। सी में कह रहा था रेट एट विच वर्क इज डन, नहीं ये तो पावर की बात हो रही है, मगर यहाँ पे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए सी भी गलत हो गया। अच्छा डी में लिखा हुआ वेट मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन हाइट। अच्छा इस स्टेटमेंट को देखते हैं, अगर गौर से पढ़ते हैं तो मास और ग्रेविटी किसके बराबर होता है, वेट के, बिकॉज वेट का फॉर्मूला होता है वेट इक्वल्स टू एम जी, तो मास और जी बराबर होगा वेट के। यहाँ पे क्या हो गया, हाइट, तो ये बात सही लिखी हुई है ना कि वेट मल्टीप्लाई बाय द इंक्रीज इन हाइट, दैट इज व्हाई डी विल बी करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द डायग्राम शोज अ स्मॉल कार ऑफ मास 500 kg अप्रोचिंग अ हिल, इट मूव्स अप द हिल विद द कांस्टेंट स्पीड। कार है ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जहां पर वर्टिकल हाइट की लिखा हुआ हो, वर्टिकल हाइट लिखा हो, वहां पर हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात होती ही है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में हम वर्टिकल हाइट लेते हैं, ठीक है। जब भी वर्टिकल हाइट लिखा हुआ हो या वर्टिकल हाइट गिवन हो, वी ऑलवेज यूज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आगे बढ़ते हैं, द ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन केजी, ठीक है। इन वन फ्रिक्शन हाउ मच वर्क इज डन इन द मूविंग कार अप द हिल, तो कितना वर्क डन हुआ है। अब बच्चे क्या गलती करेंगे, डायरेक्ट वर्क डन का फॉर्मूला लगाएंगे, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल हाइट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे इसकी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एमजीएच। अच्छा मास भी गिवन है 500 मल्टीप्लाई बाय जो उसकी ग्रेविटी वो 10 है, हाइट भी 10 है, तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे आता है 50000, 1 2 3 4 जीरो आ गए। अब मैं इसको अगर पीछे लेके जाऊं 1 2 3,
4, 5 into 10 की पावर 4 is our right answer, joules. So ये कहाँ लिखा हुआ है? C, B, yes, B में लिखा हुआ है. B will be our correct answer. ठीक है. वर्क डन का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट FD लगा दें. यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी थी. 18 देखते हैं. Which method of producing electricity does not use an AC generator? जियोथर्मल पावर स्टेशन में भी एसी जनरेटर इस्तेमाल किया जाता है. सोलर पैनल में नहीं किया जाता क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आती है, वहां पे कोई जनरेटर इस्तेमाल नहीं होता. वेव एनर्जी में भी इस्तेमाल होता है, विंड टरबाइन में भी जनरेटर इस्तेमाल होता है, जो कि जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. विंड टरबाइन में वो जनरेटर होता है. मगर यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं होता. सोलर पैनल में डायरेक्ट सनलाइट आती है. 18 का भी हो जाएगा. 19 में आते हैं. दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स बिट कैलकुलेशन, तो उसको ध्यान से सुनिएगा. 3 solar panels have a total area of 7.2 meters square. Together they produce 1 kilowatt of power. An area of 1 meter square of each panel receives 0.80 kilojoules of energy from the sun in 1 second. Time भी दे दिया. What is the efficiency of the solar panel? सोलर पैनल की एफिशिएंसी निकालनी है. यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इक्वल्स टू टोटल यूजफुल एनर्जी, यूजफुल आउटपुट एनर्जी भी कह सकते हैं, ओवर टोटल इनपुट एनर्जी. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो क्या होता है यहाँ पे कि अब हम निकालते हैं यूजफुल एनर्जी. अच्छा, एक बात गौर करें, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 सोलर पैनल है जिनका टोटल एरिया है 7.2 मीटर स्क्वायर. अच्छा, ये लिखा हुआ है कि ये पावर इतनी प्रोड्यूस करते हैं. अब आगे लिखा हुआ है एरिया है 1 सेंटीमीटर ऑफ ईच पैनल. तो जो ईच पैनल है उसका एरिया 1 सेंटीमीटर और वो कितने जो एनर्जी रिसीव कर रहा है 0.80. ठीक है, 0.80. तो 3 सोलर पैनल जिनका एरिया है, यहाँ पे एरिया 1 है तो 0.80 का रहा है, जिन 3 है और उनका एरिया है 7.2, तो वो कितनी करेगा? तो हम क्या करेंगे, 7.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे. रेशियो मेथड लगाया हमने 0.80 से 5.76 हमारा आंसर आ गया. यानी टोटल एनर्जी जो यूज हो रही है वो यूज हो रही है 5.76, यानी 3 सोलर पैनल का हमने निकाल दिया. तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा. ये बात याद रखिएगा कि बड़ी वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आती है. 5.76 इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय 100 इधर आ दिया, क्योंकि परसेंटेज में आंसर मांगा हुआ तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करेंगे. अब हमें निकालनी यूजफुल एनर्जी. तो पावर माने हमें दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है. ठीक है, एनर्जी इज ऑल्सो नोन एज वर्क डन. सो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, आता है हमारे पास वर्क डन यानी एनर्जी. पावर कितनी दी हुई है? 1 दी हुई है, टाइम भी 1 दिया हुआ है, तो वर्क डन कितना आ गया हमारे पास? 1 ही आ गया. तो 1 अपॉन 5.76 कैलकुलेट करते हैं. 1.5.76 इंटू 100, आंसर आता है 17.36. राउंड ऑफ किया 17 बन गया. 17 will be our answer, B. ठीक है. If you have any question you can ask me in the comment box. I will definitely respond to you. Question 20. A student suggests 3 different definitions of power. ठीक है. एनर्जी ट्रांसफर्ड, पावर का फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, वर्क डन अपॉन टाइम. एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड. ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर पर सेकेंड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टाइम सेकेंड में होता है. फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस मूव, ये तो फॉर्मूला होता है वर्क डन का. दैट इज व्हाई 2 इज इनकरेक्ट. 3 में लिखा हुआ है रेट ऑफ डूइंग वर्क. यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क. 1 and 3 आर आवर आंसर, ऑप्शन सी. ठीक है, आगे आते हैं. विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इंफ्रारेड radiation cannot travel in vacuum. They can travel in vacuum. ये बात गलत दिखी है. Infrared radiation cannot travel in solid or in gases. They can travel in vacuum as well as different mediums. B is also incorrect. Infrared radiations can only travel in vacuum. नहीं, ये किसी और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकती हैं. क्या बचा? डी. Infrared radiation
कैन ट्रेवल इन वैक्यूम एंड गैसेज, यस दिस इज राइट। वो किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती हैं और वैक्यूम में भी कर सकती हैं, तो डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ इज लेटेंट हीट डिफाइन, ये भी हमारे सिलेबस से निकल चुका है, मगर इसकी डेफिनेशन पूछी हुई तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन हो जाएगी द थर्मल एनर्जी अब्सॉर्ब इमिटेड बाय यूनिट मास ड्यूरिंग द यूनिट टेम्परेचर चेंज, नहीं टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो द एनर्जी अब्सॉर्ब और इमिटेड ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट विदाउट टेम्परेचर चेंज, यस सी विल बी आवर आंसर। ये नहीं है मगर फिर भी मैं आपको बता दिया, अब सी आंसर है, इसकी डेफिनेशन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। इन लो प्रेशर हाइड्रोजन there is no forces between molecules except during collisions with each other. Which statement describe the motion of molecule between one collision and the next? अच्छा यहाँ पे कोई फोर्स भी नहीं है, ठीक है, और प्रेशर भी लो है, तो पार्टिकल बिल्कुल ऐसे सीधे सीधे ट्रेवल करेंगे। इट मूव विद चेंजिंग स्पीड, जब फोर्स नहीं है और प्रेशर भी बहुत कम है तो स्पीड चेंज नहीं होगी, प्रेशर की वजह से स्पीड चेंज नहीं होगी, और ना फोर्सेज ना होने की वजह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे, तो चेंजिंग स्पीड वाला तो ऑप्शन हटा देते हैं यहाँ पे, ये भी गलत होगा। सी में कह रहा है इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड एंड कंटिन्यूअसली चेंज इन डायरेक्शन, नहीं क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे स्पीड हमारी सेम ही रहेगी, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे वो। अच्छा डी में कह रहे हैं इट मूव विद कांस्टेंट स्पीड, बिल्कुल ठीक है, प्रेशर लो है तो कांस्टेंट स्पीड है, और स्ट्रेट लाइन क्योंकि कोई फोर्स नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट इज वाई स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो डी विल बी आवर आंसर, ठीक है।